नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारतीय कला के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जो बेहद बारीक और आप देखिए कहानियों से भरा है। पांडुलिपि चित्रण परंपरा, ये छोटी छोटी हाथ से बनी तस्वीरें, ये महज कलाकृतियां नहीं है, ये तो इतिहास, साहित्य और संस्कृति की बोलती हुई तस्वीरें हैं, है ना। हमारे पास जो सामग्री है वो भारतीय कला पर एक विस्तृत लेख का हिस्सा है और खास तौर पर पांडुलिपि चित्रण पर रोशनी डालती है। ये हमें 5वीं सदी के विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र अध्याय से शुरू करके मध्ययुगीन भारत के अलग अलग कला स्कूलों की गलियों तक ले जाती है। तो आज हमारा मकसद है इन नन्ही कलाकृतियों की जड़ों को खोजना, उनकी तकनीक, स्टाइल और अहमियत को समझना। हम देखेंगे कि ये कैसे बनती थीं, किन कहानियों को कहती थीं और कैसे पश्चिमी भारतीय, जिसे जैन स्कूल भी कहते हैं, हाँ, जैन स्कूल, और पूर्वी भारत के पाल स्कूल जैसी अहम शैलियां पनपी। तो क्या कहते हैं, शुरू करें ये रंगीन सफर? बिल्कुल। और ये सफर, जैसा आपने कहा, शुरू होता है एक बहुत ही पुराने और प्रभावशाली टेक्स्ट से, 5वीं सदी का चित्रसूत्र। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक हिस्सा है। इसे भारतीय चित्रकला का आधार ग्रंथ कह सकते हैं एक तरह से। 5वीं सदी का? हाँ। कमाल की बात यह है कि इसमें सिर्फ चित्र बनाने के तरीके, मतलब प्रतिमा लक्षण ही नहीं बताए गए हैं, बल्कि तकनीक, औजार, कौन सी सामग्री इस्तेमाल हो, किस सतह पर चित्र बने, जैसे दीवार पर, अच्छा, देखने का नजरिया, मतलब दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, और यहाँ तक कि इंसानी आकृतियों को त्रिआयामी 3D कैसे दिखाया जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा है। अरे वाह, मतलब पूरा गाइड एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। और इसी चित्रसूत्र में चित्रकला के 6 अंग, जिन्हें षडांग कहा गया है, उनका जिक्र है। षडांग, हाँ सुना है। रूप भेद, यानी अलग अलग रूप और स्वरूप को समझना, प्रमाण, सही माप, अनुपात और ढांचा, भावचित्र में भावनाओं और अभिव्यक्तियों को लाना, लावण्य योजना, सुंदरता और कलात्मक संयोजन, सादृश्य, असली चीज से समानता दिखाना, और वर्णिका भंग, मतलब ब्रश और रंगों का सही इस्तेमाल। जरा सोचिए, ये सिद्धांत सदियों तक कलाकारों की रहनुमाई करते रहे। वाह, यानी एक तरह से ये उस जमाने का आर्ट मैनुअल था। और इन्हीं सिद्धांतों की नींव पर मध्यकाल में लघु चित्र यानी मिनिएचर पेंटिंग्स का विकास हुआ। सही। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये साइज में छोटे होते थे। बिल्कुल। इन्हें दीवारों पर टांगने के लिए नहीं बनाया जाता था, जैसे भित्ति चित्र या म्यूरल्स होते हैं। हाँ, वो अलग चीज थी। इन्हें तो हाथ में लेकर नजदीक से बहुत ध्यान से देखा जाता था। इनमें से कई चित्रों को हम असल मायनों में पांडुलिपि चित्रण कह सकते हैं। हाँ? क्यों? क्योंकि ये किसी महाकाव्य, किसी साहित्यिक या धार्मिक ग्रंथ या फिर संगीत से जुड़े किसी टेक्स्ट की कविताओं या छंदों का सचित्र अनुवाद होते थे। बिल्कुल, विजुअल ट्रांसलेशन। अक्सर तस्वीर के ऊपरी हिस्से में एक चौकोर जगह खाली छोड़ दी जाती थी, जहां संबंधित छंद या कविता लिख दी जाती थी। हाँ, या कभी-कभी पीछे भी। या कभी-कभी चित्र के पीछे। हाँ, और ये चित्र अक्सर बेतरतीब ढंग से नहीं बनते थे, ये नहीं कि एक बना लिया बस। इन्हें व्यवस्थित रूप से विषयगत सेट, थीमेटिक सेट्स कह लीजिए, उनमें बनाया जाता था। अच्छा, सेट्स में? हाँ, जैसे रामायण का पूरा सेट होगा, या भागवत पुराण का, या रागमाला का सेट। हर सेट में कई ढीले पन्ने होते थे, फोलियोस। इन पन्नों को फिर एक कपड़े में लपेटकर करीने से राजा या जो भी संरक्षक होता था उसकी लाइब्रेरी या पुस्तकालय में रख दिया जाता था। लाइब्रेरी में। हर सेट में एक पन्ना बहुत खास होता था, कोलोफोन पेज। कोलोफोन पेज। हाँ, ये समझ लीजिए उस सेट का पहचान पत्र या क्रेडिट पेज जैसा होता था। इसमें जानकारी होती थी कि इस काम का संरक्षक कौन है, किस कलाकार या लेखक ने इसे बनाया है, काम कब शुरू हुआ या कब पूरा हुआ, और किस जगह पर इसे बनाया गया। ओह, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है इतिहासकारों के लिए। हाँ, इतिहासकारों के लिए ये कोलोफोन पेज किसी खजाने से कम नहीं। लेकिन यही एक पेज है। आपने कहा ये खजाने से कम नहीं, पर दिक्कत यह है कि समय के साथ इनमें से कई अनमोल कोलोफोन पेज वो खो गए। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। और ये कलाकृतियां खुद भी बहुत नाजुक थीं। आग लग गई, नमी आ गई, या बस सही ढंग से रखरखाव नहीं हुआ तो खराब हो गई। बिल्कुल, बहुत नाजुक। दिलचस्प बात यह भी है कि ये छोटी और पोर्टेबल थीं, तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती थीं। हाँ, ये बात है। कभी राजकुमारियों को दहेज में दे दी जाती थी। हाँ, दहेज में। कभी राजा और दरबारी आपस में तोहफे के तौर पर इनका आदान प्रदान करते थे। सही कहा। और तो और
तीर्थयात्रियों, भिक्षुओं, व्यापारियों और कहानी कहने वालों के साथ ये दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंच जाती थीं। बिल्कुल सही। और इसी वजह से इन चित्रों का पूरा इतिहास दोबारा लिखना, उन्हें सही क्रम में लगाना एक बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण काम है। हाँ, लगता तो है। कई सेटों की हमें तारीख ही नहीं पता जी। और जो पन्ने आज मिलते हैं वे अक्सर अपने मूल सेट से बिछड़ चुके होते हैं। ओह, दुनिया भर के अलग अलग म्यूजियम और निजी संग्रहों में बिखरे हुए हैं। जी। ऐसे में कला इतिहासकारों और विद्वानों को अक्सर सिर्फ चित्र की शैली, रंगों के इस्तेमाल या अन्य परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर ही अंदाजा लगाना पड़ता है। हाँ, बिना तारीख वाले सेटों का समय तय करना पड़ता है। ये एक तरह की जासूसी का काम है। ये तो सचमुच कला की जासूसी लगती है। चलिए अब जरा इन बिखरे हुए पन्नों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ प्रमुख स्कूलों या शैलियों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिमी भारतीय स्कूल से। हाँ, पश्चिमी भारतीय स्कूल। पश्चिमी भारतीय स्कूल ऑफ पेंटिंग, जैसा कि नाम से जाहिर है, मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में फला फूला। इसका सबसे बड़ा गढ़ था गुजरात, लेकिन दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी इसका प्रभाव दिखा। हाँ, गुजरात खास तौर से। गुजरात उस समय व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ कई महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यापार मार्ग थे। इसी वजह से यहाँ के व्यापारी, सौदागर और स्थानीय सरदार कला के बड़े और शक्तिशाली संरक्षक बनकर उभरे। हाँ, ये बहुत अहम बात है। संरक्षण कहाँ से आ रहा था? और इन संरक्षकों में से एक बड़ा तबका जैन समुदाय का था। अच्छा, जैन समुदाय? लिहाजा ये स्वाभाविक था कि जैन धर्म से जुड़े विषयों का इन चित्रों में खूब चित्रण हुआ। इसी कारण पश्चिमी भारतीय स्कूल के इस खास हिस्से को जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, इसीलिए इसे जैन स्कूल कहते हैं। यहाँ एक अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण थी, शास्त्रदान। शास्त्रदान? हाँ, इसका मतलब था कि मठों के पुस्तकालयों, जिन्हें भंडार कहा जाता था, में सचित्र पांडुलिपियां दान करना एक बहुत पुण्य का काम माना जाता था। ओह, दान देना। हाँ, ये ज्ञान और कला दोनों को सहेजने का एक तरीका था। पुण्य भी और कला संरक्षण भी। अच्छा, तो संरक्षण के पीछे धार्मिक प्रेरणा भी थी। और कौन से ग्रंथ सबसे ज्यादा चित्रित किए जाते थे? सबसे लोकप्रिय ग्रंथों में से एक था कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, हाँ। इसमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों यानी उनके महान शिक्षकों के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है, उनके जन्म से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक। कलाकारों के लिए तो ये कहानियों का खजाना था। हाँ, कहानी तो मिल गई पूरी। खास तौर पर 5 प्रमुख घटनाएं: गर्भ में आना, गर्भाधान, जन्म, संसारिक जीवन का त्याग, ज्ञान प्राप्ति, पहला उपदेश देना और अंत में मोक्ष। इन्हें बार बार और बड़े चाव से चित्रित किया गया। हाँ, मैंने सुना है महावीर की माँ रानी त्रिशला के 14 सपनों वाला चित्रण बहुत मशहूर है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत प्रसिद्ध है। कहानी है कि जब रानी त्रिशला ने महावीर को गर्भ में धारण किया तो उन्हें 14 अद्भुत चीजें सपने में दिखाई दी। एक शानदार हाथी, एक सफेद बैल, एक दहाड़ता हुआ शेर, कमल पर बैठी देवी श्री, फूलों से भरा पवित्र कलश, मोतियों से सजी पालकी, कमल से भरा सरोवर, लहराता हुआ सागर, अग्नि की शिखा, ध्वजा, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य और चंद्रमा। 14? हाँ, 14। जब उन्होंने ये सपने ज्योतिषियों को बताए तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनका पुत्र या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत, मतलब तीर्थंकर। ये सपने अक्सर चित्रों में बड़े सजीव ढंग से दिखाए जाते हैं। वाह, सपनों का इतना सुंदर चित्रण। और कौन से ग्रंथ लोकप्रिय थे कल्पसूत्र के अलावा? दूसरे लोकप्रिय चित्रित ग्रंथों में कालकाचार्य कथा। कालकाचार्य कथा? हाँ, और संग्रहणी सूत्र शामिल हैं। कालकाचार्य कथा एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। अच्छा। हाँ, इसमें आचार्य कालक नाम के एक जैन मुनि हैं, जिनकी बहन जो खुद एक साध्वी है, उसका एक दुष्ट राजा अपहरण कर लेता है। आचार्य कालक? हाँ, अपनी बहन को बचाने के मिशन पर निकलते हैं। कहानी में उनकी जादुई शक्तियां हैं। अरे वाह। वे शक राजाओं से मदद मांगते हैं, युद्ध होता है, पूरी कहानी में ड्रामा और एक्शन है। एक्शन भी? हाँ, एक चित्र में अक्सर कालकाचार्य को नीचे दाईं ओर, उनकी बंदी बहन को ऊपर बाईं ओर किले में उनके जादुई गधे को बाण चलाते हुए। जादुई गधा? हाँ, और दुष्ट राजा को किले के अंदर डरा हुआ दिखाया जाता है। ये बिल्कुल किसी एक्शन मूवी के सीन जैसा लगता है। जबरदस्त एक्शन भी है इन पांडुलिपियों में। हाँ, और फिर है उत्तराध्यान सूत्र,
जिसमें भगवान महावीर की शिक्षाएं हैं, जो खास तौर पर जैन भिक्षुओं और साध्वियों के लिए आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट बताती हैं। नियम। और 12वीं शताब्दी में रचा गया संग्रहणी सूत्र भी काफी चित्रित हुआ। ये एक ब्रह्मांड संबंधी कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है। ब्रह्मांड? हाँ, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना कैसी है, अलग अलग लोक कैसे हैं, अंतरिक्ष का नक्शा कैसा है, इन सब जटिल अवधारणाओं को चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। अच्छा, तो ये चित्र बनते किस चीज पर थे? सुना है शुरुआत में कागज नहीं था। बिल्कुल सही। 14वीं शताब्दी में जब कागज का इस्तेमाल आम हुआ, उससे पहले ये चित्र ताड़ के पत्तों, पाम लीव्स पर बनाए जाते थे। ताड़ के पत्ते? हाँ, ताड़ के पत्ते ज्यादा चौड़े नहीं होते, तो उन पर चित्र बनाने की जगह सीमित होती थी। इसीलिए शुरुआती दौर में ज्यादा विस्तृत चित्रकारी ताड़पत्र की पांडुलिपि को सुरक्षित रखने वाले लकड़ी के कवरों पर की जाती थी। अच्छा, कवर पे? हाँ, जिन्हें पटली कहते थे। इन पटलियों पर देवी देवताओं, तीर्थंकरों या आचार्यों के जीवन की घटनाएं चमकीले, भड़कीले रंगों में चित्रित की जाती थीं। और पांडुलिपि के ताड़ के पत्तों को एक साथ बांधने के लिए उनके बीच में एक छेद किया जाता था, जिससे धागा पिरोया जा सके। समझ गए। और इन जैन चित्रों की शैली की क्या खासियत थी? मतलब दिखते कैसे थे? हाँ, शैली बहुत विशिष्ट थी। इनकी भाषा योजनाबद्ध, स्कीमेटिक और सरल थी। मतलब कहानी कहना ज्यादा महत्वपूर्ण था, ना कि बिल्कुल यथार्थवादी चित्रण करना। घटनाओं को दिखाने के लिए अक्सर तस्वीर के स्पेस को चौकोर या आयताकार हिस्सों में बांट दिया जाता था, कुछ आजकल की कॉमिक बुक्स के पैनल्स की तरह। अच्छा, कॉमिक्स जैसे? हाँ, कह सकते हैं। हाँ, रंगों का प्रयोग बहुत चटख और भड़कीला होता था। लाल, पीला, नीला, सफेद, काला। कपड़ों के डिजाइन और पैटर्न दिखाने में कलाकारों की गहरी दिलचस्पी नजर आती है। रेखाएं पतली, नुकीली और कोणीय, एंगुलर होती थी। उनमें पाल शैली जैसी गोलाई या बहाव कम होता था। और वो अतिरिक्त आंख वाली बात क्या है? वो मैंने सुना है जैन शैली की एक पहचान है। हाँ, वो एक बहुत ही अनोखी चीज है। चेहरे अक्सर प्रोफाइल में यानी एक तरफ से दिखाए जाते थे, लेकिन त्रिआयामिता 3D इफेक्ट का आभास देने के लिए दूर वाली आंख को भी गाल पर आगे की तरफ बढ़ाकर दिखा दिया जाता था। अच्छा, गाल पर आंख? हाँ, इसे अंग्रेजी में फर्दर आई कहते हैं। ये असलियत से परे था, लेकिन ये उस शैली की एक पहचान बन गया। आपको ये देखकर कैसा लगता है? अजीब या कलात्मक? शुरू में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये उनकी अपनी एक स्टाइल थी दुनिया को दिखाने की। ये कोणीय रेखाएं और ये फर्दर आए, क्या हम कह सकते हैं कि ये जैन धर्म के दर्शन जैसे तप और अनुशासन पर जोर को दर्शाती हों? शायद इसीलिए पाल शैली की बहती रेखाओं से ये इतनी अलग है। ये एक बहुत दिलचस्प संभावना है। बिल्कुल, कला शैलियां अक्सर अपने समाज और दर्शन से प्रभावित होती हैं। जैन शैली की ये सख्ती और औपचारिकता शायद उनके विचारों का ही प्रतिबिंब हो सकता है। साथ ही इन चित्रों में हमें उस समय के समाज की झलक भी मिलती है। गुजरात, मांडू, जौनपुर जैसे इलाकों में सल्तनत शासकों का राज था, तो उनके बनाए गुंबद और नुकीले मेहराब, पॉइंटेड आर्चेस, हाँ, आर्किटेक्चर, वो भी चित्रों में दिखने लगे। लेकिन साथ ही कपड़ों की छतरियां, दीवारों की सजावट, फर्नीचर, लोगों की वेशभूषा, इन सब के जरिए हमें उस दौर की स्वदेशी और स्थानीय संस्कृति की झलक भी मिलती है। अच्छा। हाँ, नज़ारों या परिदृश्य, लैंडस्केप का चित्रण ज्यादातर सांकेतिक ही होता था, बस नाम के लिए पेड़ पौधे बना दिए। और इनका सबसे बेहतरीन दौर कब माना जाता है, मतलब गोल्डन पीरियड? लगभग 1350 से 1450 ईस्वी के बीच का समय। ये जैन चित्रकला के लिए सबसे रचनात्मक और शानदार माना जाता है। इस दौर के चित्रों में सोने और लापिस लाजुली, जो एक बहुत कीमती नीला पत्थर होता था, अफगानिस्तान से आता था, का खूब इस्तेमाल हुआ। सोना और लैपिस महंगा काम था मतलब? हाँ, ये न सिर्फ चित्रों की खूबसूरती बढ़ाता था, बल्कि संरक्षक की दौलत और सामाजिक रुतबे को भी दिखाता था। सही बात है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं चित्रित होते थे। अच्छा, और क्या बनता था? जैन समुदाय के लिए तीर्थ स्थानों के नक्शे या चित्र, जिन्हें तीर्थीपट कहते हैं, ध्यान या पूजा के लिए मंडलास, और यहां तक कि धर्मनिरपेक्ष यानी गैर धार्मिक कहानियां भी चित्रित की जाती थी। तो जैन संरक्षण के अलावा भी चित्रकला चल रही थी, मतलब दूसरे लोग भी बनवा रहे थे? हाँ, बिल्कुल। जैन चित्रों के समानांतर ही 15वीं और 16वीं सदी के अंत तक सामंती प्रभुओं, अमीर नागरिकों और अन्य संरक्षकों के बीच चित्रकला की एक और धारा मौजूद थी। इसमें धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक और साहित्यिक सभी तरह के विषयों का चित्रण होता था। ये एक तरह से राजस्थान की बाद की दरबारी शैलियों के बनने और मुगल कला के प्रभाव आने से पहले की स्वदेशी शैली थी, इंडिजिनस स्टाइल।
अच्छा, तो ये स्वदेशी शैली कैसी थी? इसके कुछ उदाहरण, क्या अलग था इसमें? इस स्वदेशी शैली के कुछ जाने माने उदाहरण हैं महापुराण, विल्हण कवि की चौर पंचाशिका। 50 प्रेम कविताएं। चौर पंचाशिका, हाँ। महाभारत का आरण्यक पर्व, वन पर्व, भागवत पुराण और जयदेव का गीत गोविंद। गीत गोविंद भी, हाँ। इस दौर में कुछ खास शैलीगत विशेषताएं विकसित हुई। इंसानी आकृतियां एक खास ढंग से बनने लगी। कपड़ों को पारदर्शी दिखाने में रुचि बढ़ी। जैसे नायिकाओं के सिर पर ओढ़नी ऐसे दिखती थी जैसे कोई गुब्बारा हो जिसके किनारे कड़े हों, गुब्बारे जैसी ओढ़नी। हाँ, फूली हुई और किनारे स्टिफ। पानी दिखाने के लिए अलग अलग तरह की लाइनें, हैचिंग इस्तेमाल होने लगी। आसमान मतलब क्षितिज, पेड़ पौधे, जानवर वगैरह को दिखाने के तरीके भी औपचारिक, स्टाइलाइज्ड हो गए। यही सारे तत्व फिर 17वीं शताब्दी के शुरुआती राजस्थानी चित्रों में हमें दिखाई देते हैं। अच्छा, ये उस बात की कला के लिए एक तरह की नींव तैयार कर रही थी। समझ गए। तो ये स्वदेशी धारा चल रही थी और फिर सल्तनत का दौर आया। इसका क्या असर हुआ? हाँ, 12वीं शताब्दी के अंत के बाद जब उत्तर, पूर्व और पश्चिम के कई इलाकों पर मध्य एशिया से आए सल्तनत राजवंशों का शासन स्थापित हो गया, तो जाहिर है एक नया सांस्कृतिक प्रभाव फारसी, तुर्किक और अफगान भी भारतीय कला में आया। बाहर से। मालवा, गुजरात, जौनपुर जैसे सल्तनत केंद्रों के सुल्तानों ने भी चित्रकला को संरक्षण दिया और उनके यहाँ बनने वाले चित्रों में ये नया प्रभाव दिखाई देने लगा। तो क्या पूरी तरह से फारसी स्टाइल आ गया या मिक्स हुआ कुछ? नहीं, पूरी तरह से नहीं। हुआ ये कि इन सुल्तानों के दरबारों में कुछ मध्य एशियाई कलाकार भी काम कर रहे थे और उन्होंने स्थानीय भारतीय कलाकारों के साथ मिलकर काम किया। अच्छा, मिलजुल कर। हाँ, नतीजा ये हुआ कि फारसी कला की विशेषताओं जैसे रंगों का चुनाव, कलर पैलेट, चेहरे बनाने का तरीका, सजावटी डिजाइन्स और सरल ढंग से लैंडस्केप दिखाना, और जो पहले से चली आ रही स्वदेशी शैली थी, उनका एक दिलचस्प मिश्रण हुआ। मिक्सिंग हुई मतलब? हाँ, फ्यूजन। इसी मिलीजुली शैली को सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। हालांकि इसे एक स्थापित स्कूल से ज्यादा एक शैली, स्टाइल कहना बेहतर होगा, क्योंकि ये कई जगहों पर अलग-अलग रूप में दिखती है। इस सल्तनत शैली का कोई खास उदाहरण है, कोई मशहूर पेंटिंग? हाँ, इसका एक बहुत ही मशहूर और प्रतिनिधि उदाहरण है निमतनामा। निमतनामा यानी स्वाद की किताब, बुक ऑफ डिलाइट्स। इसे मांडू, मध्य प्रदेश में सुल्तान नसीर शाह खलजी के समय में चित्रित किया गया था, 1500-1510 ईस्वी के आसपास। स्वाद की किताब मतलब रेसिपी बुक? हाँ, जैसा नाम से लगता है, ये असल में व्यंजनों, रेसिपीज की एक किताब है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ है? हाँ, इसमें शिकार करने के तरीकों पर भी एक सेक्शन है और दवाइयाँ, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स और इत्र बनाने के तरीके और उनके इस्तेमाल के निर्देश भी दिए गए हैं। अरे वाह, रेसिपी बुक, वो भी चित्रित! ये तो कमाल है ना? सोचिए, एक रेसिपी बुक को इतनी खूबसूरती से चित्रित किया गया। तो मतलब सल्तनत काल में सिर्फ दरबारी या धार्मिक विषय ही नहीं, बल्कि ऐसी रोजमर्रा की चीजें भी कला का विषय बन रही थीं। बिल्कुल। और इसी दौर में सूफी विचारों वाली प्रेम कहानियां जैसे लॉर्ड चंदा या चंदायन भी चित्रित होने लगी थी और काफी लोकप्रिय हो रही थी। तो कला का दायरा निश्चित रूप से बढ़ रहा था। चलिए अब पश्चिम और मध्य भारत से निकलकर जरा पूरब की तरफ चलते हैं। बात करते हैं पाल स्कूल की। हाँ, पाल स्कूल, पूर्वी भारत। पाल स्कूल ये पूर्वी भारत यानी आज के बंगाल और बिहार के इलाके में पनपा। जैसे पश्चिमी भारत में जैन पांडुलिपियां 11वीं-12वीं सदी की चित्रकला के शुरुआती उदाहरणों में से हैं, वैसे ही पूर्वी भारत में पाल राजाओं के संरक्षण में बनी सचित्र पांडुलिपियां भी उसी दौर की कला की गवाही देती हैं। हाँ, समकालीन थे लगभग। पाल वंश का शासनकाल लगभग 750 ईस्वी से 12वीं सदी के मध्य तक भारत में बौद्ध कला का आखिरी महान दौर माना जाता है। हाँ, और इस दौर में नालंदा और विक्रमशिला जैसे महाविहार, मोनेस्ट्रीज, नालंदा, विक्रमशिला, हाँ, ये बौद्ध धर्म की शिक्षा और कला के बहुत बड़े केंद्र थे। यहाँ सिर्फ ज्ञान ही नहीं बांटा जाता था, बल्कि कला भी रची जाती थी। इन मठों में ताड़ के पत्तों पर बौद्ध धर्म के विषयों और खास तौर पर वज्रयान बौद्ध संप्रदाय के देवी देवताओं की छवियों के साथ कई पांडुलिपियां चित्रित की गई। अच्छा, बौद्ध विषय? हाँ, बौद्ध। इतना ही नहीं, इन केंद्रों में कांसे की सुंदर मूर्तियां ढालने की कार्यशालाएं, वर्कशॉप्स भी थीं। तो क्या ये कला सिर्फ भारत तक ही सीमित रही? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बाहर भी फैली।
पूरे दक्षिण पूर्व एशिया, नेपाल, तिब्बत, बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका, जावा, इंडोनेशिया जैसी जगहों से छात्र और तीर्थयात्री इन महान मठों में शिक्षा और धर्म ज्ञान हासिल करने आते थे। अच्छा, बाहर से लोग आते थे पढ़ने। हाँ, और जब वे वापस अपने वतन लौटते थे तो अपने साथ पाल कला के नमूने, कांसे की मूर्तियां और ये खूबसूरती से चित्रित पांडुलिपियां भी ले जाते थे। ओह! इस तरह पाल कला का प्रभाव भारत के बाहर भी दूर दूर तक फैला। और पाल चित्रों की शैली जैन चित्रों से कैसे अलग थी? आपने पहले जिक्र किया था कि रेखाएं अलग थीं। हाँ, दोनों में काफी अंतर है। जहां जैन चित्रकला की पहचान उसकी संक्षिप्त, कोणीय और कुछ हद तक कटीली एंगुलर रेखाएं हैं, हाँ, नुकीली सी। वहीं पाल चित्रों की खासियत है उनकी बहती हुई, लहरदार, सिनियोस रेखाएं। उनमें एक तरह का प्रवाह, एक लय नजर आती है। लहरदार, फ्लूइड। हाँ, फ्लूइड। रंग भी जैन चित्रों की तरह बहुत चटक या भड़कीले नहीं होते, बल्कि थोड़े हल्के, सौम्य, सटल होते हैं। पाल कला की ये शैली हमें अजंता की गुफाओं की चित्रकला की याद दिलाती है। अच्छा, अजंता जैसी। हाँ, वो प्रभाव दिखता है। ऐसा लगता है जैसे पाल कलाकारों ने मूर्तिकला और चित्रकला दोनों में एक ही जैसी सौंदर्य भाषा का इस्तेमाल किया। ये लहरदार रेखाएं शायद बौद्ध धर्म के सहज, प्रवाही दर्शन को दर्शाती हों, जो जैन शैली की कठोरता से अलग है। ये भी एक कनेक्शन हो सकता है। हाँ, पाल शैली का कोई प्रसिद्ध उदाहरण है, कोई खास पांडुलिपि? पाल बौद्ध ताड़पत्र पांडुलिपि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता। अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता, लंबा नाम है। हाँ, इसका अर्थ है 8000 पंक्तियों में लिखी गई बुद्धि की पूर्णता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण महायान बौद्ध सूत्र है। इसकी एक प्रति नालंदा मठ में पाल राजा रामपाल के शासनकाल के 15वें वर्ष में, यानी 11वीं शताब्दी के अंतिम चौथाई हिस्से में चित्रित की गई थी। नालंदा में? हाँ, इसमें चित्रण के 6 पन्ने हैं और दोनों तरफ लकड़ी के चित्रित कवर भी हैं। ये पाल चित्रकला का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन फिर पाल कला का क्या हुआ? ये क्यों खत्म हो गई? जैन कला तो चलती रही। पाल राजवंश बाहरी आक्रमणों, खासकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमलों से धीरे धीरे कमजोर हो गया। आक्रमण। और 13वीं शताब्दी के पहले 50 सालों में जब इन आक्रमणकारियों ने नालंदा और विक्रमशिला जैसे मठों पर हमला किया, उन्हें लूटा और नष्ट कर दिया। ओह, नष्ट कर दिया। हाँ, तो इन कला केंद्रों के खत्म होने के साथ ही पाल कला का भी दुखद अंत हो गया। कई भिक्षु पांडुलिपियां लेकर नेपाल और तिब्बत भाग गए, जहां ये कला कुछ समय तक जीवित रही, लेकिन भारत में इसका अंत हो गया। चीन चित्रसूत्र के सिद्धांतों से फिर मध्ययुगीन लघु चित्रों की दुनिया में कदम रखा और पश्चिमी भारतीय जैन शैली की कोणीय रेखाओं और अतिरिक्त आंख से लेकर सल्तनत काल के मिले जुले रंगों और पाल शैली की लहरदार रेखाओं तक का सफर तय किया। हाँ, काफी बड़ा कैनवास है ये। हमने देखा कि ये चित्र कैसे बनते थे, किन विषयों पर आधारित थे, कितने नाजुक थे और कैसे यात्राएं करते थे। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये चित्र सिर्फ सजावट की चीजें नहीं हैं, ये इतिहास के पन्ने हैं। ये हमें उस समय की धार्मिक आस्थाओं जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं। सही। कला के संरक्षकों, कभी व्यापारी, कभी राजा, कभी मठ की कहानी कहते हैं। अलग अलग संस्कृतियों के बीच हुए आदान प्रदान को दिखाते हैं और पूरे भारत में कला कैसे विकसित हुई इसकी गवाही देते हैं। ये कला के जरिए ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम थे। हाँ, कहानियां कहने का एक विजुअल तरीका। और चलिए आज की बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, ये सोचते हुए कि ये नाजुक कलाकृतियां कैसे बिखरी, कैसे बची रहीं और आज दुनिया भर के संग्रहों में इनके पन्ने फैले हुए हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, इन बिखरे हुए पन्नों के भीतर अभी भी कितनी अनकही कहानियां या अनदेखे संबंध छिपे हो सकते हैं। कौन जाने कब कोई नया पन्ना मिले या कोई पुराना संबंध जुड़े जो भारत के कलात्मक अतीत की हमारी पूरी समझ को ही एक नया आकार दे दे, एक नई कहानी कह दे। बिल्कुल, खोज अभी जारी है।